जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से आज एक नए सेशन में। और आज के सेशन में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था उत्तर प्रदेश होम गार्ड का जो पेपर होने वाला है उसके मॉडल पेपर को स्टार्ट किया था। तो उसी में आज हमारा ये दूसरा मॉडल पेपर होने वाला है। तो देखिएगा इस मॉडल पेपर के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चनों को रखा गया है। क्वेश्चन बिल्कुल ही शानदार होंगे, क्वेश्चनों का लेवल अच्छा होगा, इससे टफ एग्जाम नहीं आएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आज का पहले हमारा क्वेश्चन है कि नवंबर 1919 में अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। आप लोगों से अखिल भारतीय सम्मेलन के बारे में पूछा गया है और ये कहाँ हुआ था 1919 के अंदर। तो 1919 के अंदर ये दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आप लोगों से इसके अध्यक्ष के बारे में भी पूछा जाता है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे ये आप लोगों को बताना है। तो इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे। तो महात्मा गांधी जी का नाम आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा और क्वेश्चन नंबर 2 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और ये अधिवेशन कब हुआ था, ये भी आप लोगों को बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को क्या लगता है किस अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर लाहौर अधिवेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर हुआ था। तो इसे भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसी लाहौर अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो आप लोग इसे याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं के बारे में पूछा गया है, यानी इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि पर्यटन नगरी जैसलमेर, धार्मिक नगरी अयोध्या, शिक्षा नगरी पुरी और छावनी नगरी बबीना। देखिएगा फ्रेंड्स, इनमें से शिक्षा नगरी पुरी ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि शिक्षा नगरी पुरी को नहीं बोला जाता। और शिक्षा नगरी किसे बोला जाता है, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि शिक्षा नगरी किसे बोला जाता है। बाकी पर्यटन नगरी जैसलमेर सही सुमेलित है, धार्मिक नगरी अयोध्या को बोला जाता है और छावनी नगरी बबीना को बोला जाता है। और ये बबीना अपने यूपी के अंदर है। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बबीना कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इससे पहले ये शिक्षा नगरी के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये शिक्षा नगरी जो है वो कोटा को बोला जाता है। तो आप लोग इसे भी याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी कन्याकुमारी के अंदर है। और ये कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, तो ये तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी के अंदर ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। तो आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है। तो अभी ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको स्वामी विवेकानंद जी का नाम दिख रहा होगा। स्वामी विवेकानंद जी को ही आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 कि बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन बी1 की कमी से होने वाला ये रोग है। तो विटामिन बी1 को हम लोग थायमीन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि विटामिन बी12 को हम लोग क्या कहते हैं। और विटामिन बी12 के अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नाभिक योग दिवस कब मनाया गया। तो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नाभिक दिवस मनाया गया है। और इस नाभिक दिवस को आप लोगों को बताना है कि किस तिथि को मनाया गया है। क्या 20 जून को मनाया गया है, 23 जून को, या 25 जून को, या 3 जून को। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 जून। अभी हाल ही में 25 जून को, ये करंट का क्वेश्चन है। और अभी 25 जून को 2025 में ही 25 जून को जो है ये नाभिक दिवस मनाया गया था। और ये अंतरराष्ट्रीय नाभिक दिवस से, तो आप इसे याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा कि समुद्री जहाजों की गति किससे मापी जाती है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको होम गार्ड के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो समुद्री जहाजों की गति को किससे मापा जाता है, तो इसे हम लोग नॉट के अंदर मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग हमें उसका आंसर जरूर बताइएगा कि सबसे लंबी दूरी मापने की इकाई कौन सी है। और एक क्वेश्चन ये भी है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। तो आप लोग इन दो क्वेश्चनों के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन है कि पानी की बूंदों के न्यूनतम क्षेत्र में संकुचित होने की प्रवृत्ति इसके फिर डैश दिया एक कारण होती है। यानी पूछा गया है कि जब भी कोई पानी की बूंद नीचे की तरफ गिरती है तो वह एक संकुचित क्षेत्र के अंदर आ जाती है, यानी एक अपने पर्टिकुलर गोले आकार की बन जाती है। तो ऐसा किसके कारण होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ये उसके पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी बारिश होती है तो वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो एक गोले के आकार की आती है, गोल सी आती है। तो ये भी पृष्ठ तनाव का ही उदाहरण है। तो इसे भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। और लार के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम के बारे में पूछा गया है। तो कौन सा एंजाइम लार के अंदर पाया जाता है। और लार के अंदर एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि पेप्सिन और रेनिन एंजाइम जो है वो कहां पाए जाते हैं। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम के बारे में
पूछा है तो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम जो है ये आमाशय के अंदर पाए जाते हैं, तो इसे भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की जर्मन सिल्वर में चांदी का क्या प्रतिशत है, यानी जर्मन सिल्वर होता है उसके अंदर कितने प्रतिशत चांदी होती है, क्या 25% होती है, 75% या 0% या 80%? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जर्मन सिल्वर के अंदर जो चांदी है वो 0% होती है, यानी बिल्कुल भी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को बता दें कि जर्मन सिल्वर के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो जर्मन सिल्वर के अंदर तांबा पाया जाता है, यानी कापर पाया जाता है, और कापर कितना परसेंट, 50% पाया जाता है। और फिर जस्ता यानी जेडन पाया जाता है, और जस्ता 30% पाया जाता है। और देन इसके बाद में निकल पाया जाता है, और निकल 30% पाया जाता है। तो जस्ता, तांबा और कापर से मिलकर बनती है जर्मन सिल्वर। तो इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि आभूषण बनाने के लिए आमतौर पर कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी ने 2-3 बार पूछ भी रखा है। तो जब भी आभूषण बनाए जाते हैं तो आमतौर पर कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है, तो आभूषण बनाने के लिए आमतौर पर 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। और आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि सोने का शुद्धतम रूप जो होता है वो कितने कैरेट पर होता है, यानी कितने कैरेट पर सोना सोना जो है वो शुद्ध रूप में होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 24 कैरेट, यानी 24 कैरेट जो है वो शुद्ध सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है कि सीता माई मंदिर या सीता माता मंदिर जो भारत में माता सीता का एकमात्र मंदिर है, कहाँ स्थित है। यानी माता सीता का एक मंदिर है जो भारत में मात्र एक मंदिर है, वो कहाँ स्थित है, यानी भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर है, बिहार के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, या राजस्थान के अंदर है? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। तो हरियाणा के अंदर जो है वो माता सीता का मंदिर है, और ये भारत का एकमात्र मंदिर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है, और मुंबई में अगर बात करेंगे तो बानखेड़ा स्टेडियम के अंदर है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आईपीएल जो होता है, आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, ये कौन आयोजित करवाता है, यानी ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। और आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि बीसीसीआई जिस तरह भारतीय कंट्रोल क्रिकेट बोर्ड है, उसी तरह एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस क्वेश्चन को आप लोगों को मुझे कमेंट के अंदर बताना है कि आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है, आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, और आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। और अगर आपको आईसीसी के बारे में कुछ भी नहीं आता है तब आप आईसीसी लिखकर कमेंट करेंगे, और जितनी डिटेल हो सकेगी मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। तो चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिएगा कि गांधी ने खादी को किसका प्रतीक माना है। और गांधी ने खादी को किसका प्रतीक माना है, क्या औद्योगिकीकरण को माना है, या आर्थिक विकास को माना है, या आर्थिक स्वतंत्रता को माना है, या नैतिक शुद्धता को माना है? तो क्या होगा इनमें से राइट आंसर? इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक स्वतंत्रता। गांधी जी ने खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हड़प्पावासी किससे परिचित नहीं थे, यानी 4 धातुएं दी गई हैं और उन धातुओं में पूछा गया है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो सोना, तांबा और कांसा इन सभी से हड़प्पावासी परिचित थे, लेकिन लोहे से हड़प्पावासी परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन द्विसदनीय नहीं है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से कौन से ऑप्शन के अंदर द्विसदन नहीं, यानी द्विसदनी नहीं है। तो आप लोगों को बताना है भारत के अंदर द्विसदनीय प्रणाली है, यूएसए के अंदर द्विसदनीय प्रणाली है, और यूके के अंदर भी द्विसदनीय प्रणाली है। और जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर स्वीडन दिया गया है, इस स्वीडन के अंदर द्विसदनीय प्रणाली नहीं है। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दिवंगत दरिपल्ली रमैया कौन है, और दिवंगत दरिपल्ली रमैया के बारे में पूछा गया है, और इनका नाम हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये नाम आप लोग याद जरूर रखिएगा। और कौन है ये, तो आप लोगों को बता दें एक पर्यावरणविद है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और इनके बारे में आपको इतना जरूर याद रखना है कि ये एक पर्यावरणविद है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अनंगपाल किस राजवंश के शासक थे। और अनंगपाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और पूछा गया है कि ये किस वंश के शासक थे और किस वंश से संबंधित शासक थे। तो ये अनंगपाल जी जो है वो राजपूत वंश के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहायक है, और इनमें से कौन सा जो एंजाइम है वो दूध के पाचन में सहायक है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेनिन एंजाइम जो है वो दूध के पाचन में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर क्या हुआ था, क्वेश्चन नंबर 21
क्वेश्चन नंबर 21 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग एक्सप्रेस वे कहां बनाई गई? और ये क्वेश्चन करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबी सुरंग एक्सप्रेस वे कहां बनाई गई है? तो अमेरिका, भारत, चीन या रूस? कहां बनाई गई है? ये चाइना के अंदर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और इसकी लंबाई अगर पूछेगा तो लगभग लगभग 22 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे एक्सप्रेस वे सुरंग है, ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किया? तो कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो नाना साहेब जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और रानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे तो इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नालंदा महाविहार साइट किस राज्य में स्थित है? यानी नालंदा महाविहार साइट के बारे में पूछा गया है, और ये जो है ये बिहार के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा। और ये क्वेश्चन भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इसरो ने NBS-02 किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? यानी NBS-02 के बारे में पूछा गया है, और इसे किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे GSLV F-15 के द्वारा, यानी F-15 के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कब लॉन्च हुआ? और भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह पूछा गया है, तो कब ये लॉन्च हुआ था? ये 1975 के 75 में लॉन्च हुआ था, और इसका नाम क्या था? इसका नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आर्यभट्ट था। तो आर्यभट्ट इसका नाम था, और ये 1975 में लॉन्च हुआ था। इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 भी करंट से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? 2028 के ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? यानी 2028 के अंदर जो ओलंपिक खेल होंगे वो किस शहर में आयोजित किए जाएंगे, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर लॉस एंजल्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2028 के जो ओलंपिक खेल हैं वो लॉस एंजल्स में मतलब आयोजित किए जाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चनों का लेवल, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आप लोगों से पूछे जाएंगे। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत ने पहली बार कब ओलंपिक में भाग लिया? तो भारत ने पहली बार कब ओलंपिक के अंदर भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक लक्ष्मी शंकर का संबंध किस घराने से? और लक्ष्मी शंकर के बारे में पूछा गया है, और इनका संबंध किस घराने से? तो इनका संबंध पटियाला घराने से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है? निम्न में से अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है? क्या प्रोटीन में होती है, वसा में होती है, कार्बोहाइड्रेट में होती है, या विटामिन में? तो इनमें से सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होती है वो वसा के अंदर होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस महाजनपद में बनाया गया था? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस महाजनपद में बनाया गया था? तो ये मगध महाजनपद में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और मिलान के रूप में वहां पे ये क्वेश्चन दिया गया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, गोपाल ने की थी, और बिंबिसार ने की थी, या अशोक ने? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है, ये पाल शासक जो है गोपाल ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग की बात करेंगे तो हर्षवर्धन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हा से ह्वेनसांग है, हा से हर्षवर्धन है, कंफ्यूज मत होइएगा। हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन। अगर ह्वेनसांग के बारे में पूछेगा तो हर्षवर्धन, और ये ह्वेनसांग चीनी यात्री था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इस ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसी ह्वेनसांग को नीति का पंडित भी कहा जाता है। तो ये इसके उपनाम है, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर बी के अंदर चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त के शासनकाल में फाह्यान आया था। तो फाह्यान का भी नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फाह्यान आया था, और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कंफ्यूज मत होइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है? और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर डब्ल्यू है, डी के अंदर जेड है, ये कोई क्रोमोसोम होते ही नहीं है। और एक्स और वाई में आप लोगों को बताना है कि किस क्रोमोसोम की वजह से मानव का लिंग निर्धारण होता है। तो वाई जो
क्रोमोसोम होता है, इसकी वजह से मानव के अंदर लिंग का निर्धारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 भी इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय बल क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? और चुंबकीय बल क्षेत्र की एसआई इकाई के बारे में पूछा गया है। और टेस्ला, वेबर, पास्कल या न्यूटन? न्यूटन भी नहीं होगा, न्यूटन बल की इकाई है और पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। टेस्ला और वेबर में आप लोगों को बताना है कि टेस्ला और वेबर के अंदर जो है वो क्या राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को इस क्वेश्चन को कमेंट में बताना है ताकि मैं जान पाऊं कि आप लोगों को कितना नॉलेज है, क्या टेस्ला होगा या वेबर होगा। तो आप लोगों को बताना है क्या टेस्ला होगा या वेबर होगा। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में देता हूं और आप लोगों को जरूर कमेंट में इस क्वेश्चन को बताना है। दो ऑप्शन है, ए या बी। ए और बी में से आपको कोई ना कोई ऑप्शन को जरूर चुनना है, क्योंकि अगर आप लोग चुनेंगे नहीं तो आपको राइट आंसर पता नहीं चल पाएगा। और जिस भाई ने भी इसे कमेंट में ए या बी चुना, अगर राइट होगा तो मैं इसे यस लिख के भेजूंगा और अगर राइट नहीं होगा तो मैं उसे इसका राइट आंसर बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया है? और बल्ब का आविष्कार की बात करेंगे तो किसने किया था? बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर एडिसन लिखा है, एडिसन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मिनी माता रोग का प्रकोप किसके द्वारा जल में प्रदूषण होने से होता है? यानी मिनी माता रोग किसके प्रकोप से होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो मिनी माता जो है वो पारा यानी मरकरी के जल में प्रदूषण से होता है। यानी जब जल के अंदर मरकरी यानी पारा मिल जाता है और उसके प्रदूषण के कारण जो है वो मिनी माता रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटी आंत का उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये छोटी आंत का वह हिस्सा है जो पोषक तत्वों को मतलब सोख लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बिली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी के अंदर बिली रखा हुआ है और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। और क्वेश्चन नंबर 38 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भोजन की नली को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? और भोजन की नली को वैज्ञानिक भाषा में ईसोफेगस कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में से कौन कनिष्क के राजवेद थे? और कनिष्क के राजवेद के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर वसुमित्र दिया गया है, बी में चरक दिया गया है और सी में पतंजलि और नागार्जुन। तो इनमें से कौन कनिष्क के राजवेद थे? तो कनिष्क के जो राजवेद थे वो चरक थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के की बात करेंगे तो ये कुषाण शासकों ने चलवाए थे। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई? और शक संवत की शुरुआत की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। और ऑप्शन नंबर सी के अंदर 622 ईस्वी दिया गया और 622 ईस्वी में हिजरी संवत स्टार्ट हुआ था। तो हिजरी संवत भी आप लोगों को याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। और क्वेश्चन नंबर 42 है कि नाडा का पूर्ण रूप क्या है? और नाडा का पूर्ण रूप आप लोगों से पूछा गया है। तो क्या होगा नाडा का पूर्ण रूप? नेशनल एज डिटेक्टिंग एजेंसी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है नेशनल एथलेटिक एजेंसी और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और नाडा का कार्य क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो खेल खेल होता है ना, इस खेल के अंदर जो भी प्रतिबंधित मादक पदार्थ हैं और इन मादक पदार्थों को रोकथाम के लिए और इन मादक पदार्थों के रोकथाम के लिए ये जो नाडा है ये कार्य करता है ताकि कोई मादक पदार्थ का सेवन ना कर सके और इस पर रोक लगाई जा चुके। तो नाडा का यही कारण है और नाडा का जो पूर्ण रूप है वो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसी तरीके से मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बाड़ा का पूर्ण रूप क्या है और बाड़ा क्या करता है? आप लोगों को ये कमेंट में बताना है कि बाड़ा का पूर्ण रूप क्या है। और जिस भी भाई ने बाड़ा लिखकर कमेंट किया, मैं समझ जाऊंगा बाड़ा के बारे में उसे अभी कुछ भी नहीं मालूम है और मैं उसे बाड़ा का कमेंट में फुल फॉर्म भी बताऊंगा और इसका क्या महत्व है वो भी बता दूंगा। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली जनपद थे? और प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद थे? मिस प्रिंट है तो महाजनपद के बारे में पूछा गया है। तो प्राचीन भारत के अंदर 16 महाजनपद थे और इन 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल जनपद यानी सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध। और मगध को आप लोग जरूर याद रखेंगे और मगध की जो राजधानी थी वो गिरिबज या राजगृह थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि वैदिक काल में
तक्षण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? और वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और तक्षण किसे कहा जाता था? तो तक्षण जो है वो बढ़ई को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। और क्वेश्चन नंबर 45 को देखिएगा, कौन सी नृत्य शैली अपनी आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है? और ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी 2-3 बार पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को इसके ऑप्शन से दिखा देता हूँ। आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है कौन सी नृत्य शैली, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर कथक दिया गया और बी के अंदर भरतनाट्यम और सी के अंदर सत्रिय और डी के अंदर कुचिपुड़ी। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सत्रिय। सत्रिय प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अंकिया नाट विधा का संबंध कहां से? और अंकिया नाट विधा के बारे में पूछा गया है और इसका संबंध कहां से? तो इसका संबंध असम से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया? और भारत के अंदर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। और यही मोहम्मद बिन कासिम पहली बार भारत पर आक्रमण करता है। यानी पहली बार अगर आप लोगों से पूछे कि भारत पर किसने आक्रमण किया था, तो 712 एडी के अंदर यानी 712 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था और इसने भारत में सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था। और जिस समय इसने सिंध पर आक्रमण किया था उस समय सिंध का जो राजा था वो दाहिर था और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसने जब भारत पर आक्रमण किया और दाहिर को पराजित कर दिया और उसी समय इसने सिंध क्षेत्र पर जजिया कर लगा दिया था। तो आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंध क्षेत्र पर किसने जजिया लगाया था, तब भी आपका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। तो इतने सारे फैक्ट्स आप लोगों को मोहम्मद बिन कासिम से याद रखने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? और सिख धर्म के अंतिम गुरु के बारे में पूछा गया है। तो सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे और इन गुरु गोविंद सिंह का नाम आप लोग याद जरूर रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे और गुरु नानक जी सिख धर्म के पहले गुरु थे। तो पहले गुरु का भी नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे और सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनते हैं। एक तो है आदिल शाह का मकबरा किसे कहते हैं? तो गोल गुंबद को कहते हैं और ये किस राज्य के अंदर है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आदिल शाह का जो मकबरा है वो कर्नाटक राज्य के अंदर है। तो कर्नाटक के बीजापुर के अंदर गोल गुंबद का जो मकबरा है वो है जो आदिल शाह का है। ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? और जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? क्या अकबर को जाना जाता है, औरंगजेब को जाना जाता है, हुमायूं या बाबर? तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 50 मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन। और कल मैं कोशिश करूंगा कि पूरा मॉक टेस्ट फुल हो, जो कि 100 क्वेश्चन का हो, जैसा कि एग्जाम आएगा आप लोगों का। तो मेरे पास अभी टाइम का थोड़ा अभाव है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कल से जो मेरा मॉक टेस्ट हो वो टोटल 100 क्वेश्चन का हो, ताकि आप लोगों का मैनेजमेंट बन सके, टाइमिंग बन सके और आप लोग देख पाएं कि पूरा टोटल 100 नंबर का जो पेपर है और 100 क्वेश्चन है वो कैसे आ सकते हैं। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर। तो मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि आप लोग एक प्यारा कमेंट करेंगे और सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।